बच्चों, पंज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर आज से इस चैनल के माध्यम से रसायन शास्त्र और भौतिकी पढ़ाने वाला हूं। आज के इस क्लास में मैं रसायन शास्त्र को बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम यह जानेंगे कि रसायन शास्त्र शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई और इसके जनक कौन हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति शब्द कीमिया से हुई। कीमिया जो कि मिस्र का पुराना नाम था, उसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी या काला रंग। अगर बात किया जाए रसायन शास्त्र की उत्पत्ति का, तो आयुर्वेद में पारा को रसराज अर्थात द्रवों का राजा कहा जाता था, रस को द्रव कहा जाता था और पारा को द्रवों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता था। और रसों से जो भी औषधियां बनाई जाती थी, आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती थी, उन औषधियों को रसायन कहा जाता था। रसायन का अध्ययन रस शास्त्र तथा रस शास्त्र का रसायन शास्त्र बना। यह रहा शब्द रसायन की उत्पत्ति। अब हम यह जानते हैं कि रसायन शास्त्र के प्राचीन जनक के रूप में किनको जाना जाता है। अब हम यह जानते हैं कि रसायन शास्त्र के प्राचीन जनक के रूप में किनको जाना जाता है। तो हम आपको यह बता दें कि जब्बीर इब्न हयान को रसायन शास्त्र का प्राचीन जनक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में ही उन्होंने ऐसी स्याही को बनाया था जो रात में भी दिखाई देता था। अब अगर बात किया जाए रसायन शास्त्र के आधुनिक जनक का, तो एंटोइन लेवोसियर को रसायन शास्त्र का आधुनिक जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिया है। इन्होंने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारे योगदानों को दिया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोइन लेवोसियर के द्वारा ही दिया गया है। अब आइए हम जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र का परिभाषा क्या होता है। अकॉर्डिंग टू P.W. एटकिन, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अर्थात P.W. एटकिन के द्वारा यह कहा गया है कि रसायन शास्त्र पदार्थों के गुण, संरचना एवं रूपांतरण का अध्ययन है। अगर इसे हम साधारण भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से मिलकर एक या एक से अधिक ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे कहने का मतलब है कि इन तत्वों या यौगिकों के बीच ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह एक दूसरे से जुड़कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग यह जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इस सोडियम में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो आंतरिक कक्षाओं में स्थित हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इसकी बाह्यतम कक्षा में स्थित है। तो किसी परमाणु की आंतरिक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आइए इसी बात को यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किसी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में स्थित वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसे 2 और 8 को हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेता है।
इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ संयोज करता है, जुड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में स्थित वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था और यही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाता है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में 6 अक्रिय गैसें होती हैं। एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। यह 6 अक्रिय गैसें हैं जिनमें केवल कोर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिनमें केवल कोर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और आप लोगों ने अभी जाना कि कोर इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात आप लोग यह बोल सकते हो कि अक्रिय गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, किंतु अक्रिय गैसों को छोड़कर आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और सभी को पता है कि जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा तो वह किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएगा। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग अस्थायी होने के लिए लेता है। अर्थात इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अक्रिय गैसों में केवल कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किंतु इसके अलावा अन्य सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अतः हम यह बोल सकते हैं कि कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।